नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबलेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं फिक्की के अध्यक्ष आरवी कानोरिया जी। इनसे हम उद्योग जगत के तमाम सवालों पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे बतौर अध्यक्ष फिक्की में एक साल के अपने कार्यकाल के दौरान आरवी कानोरिया साहब क्या कुछ करने वाले हैं। कानोरिया साहब, दूरदर्शन की हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने फिक्की के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला है। एक साल आप रहेंगे इस पद पर, क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं इस ऐसे समय पर फिक्की का प्रेसिडेंट बना हूँ जबकि देश में जो सेंटिमेंट है बिज़नेस का वो जितना अच्छा होना चाहिए वैसा नहीं है। और पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने देखा कि एक तो इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, रूपी का डिप्रिसिएशन, फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना, ये सब को लेके आज इकॉनमी के ऊपर प्रेशर बहुत है। और उद्योग जगत में सोच विचार हम लोगों को ये करना है कि भी कैसे जो इंडियन इकॉनमी जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है वो क्यों रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 7% से भी नीचे जा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ग्रोथ को वापस 9% और 9% से ऊंचा कैसे ले जाया जाए। और फिक्की में हम तो ये चाहेंगे कि देश के लिए जो देश के हित में जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट उस पर सोच विचार करे और कोई ना कोई तरह से पॉलिटिकल कंसेंसस लाए। और मैं उसी बात पे एम्फेसिस देना चाहता हूँ, पॉलिटिकल कंसेंसस ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन गवर्नमेंट में जो चीज़ मतलब पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है और इश्यू बेस्ड कम। और देखिए, कोalition पॉलिटिक्स इस देश में मेरे हिसाब से हमेशा के लिए एटलीस्ट फॉरसीवेबल फ्यूचर में तो रहने वाला है। और यदि कोalition पॉलिटिक्स रहने वाला है तो जब तक हम मैच्योर नहीं होएंगे और पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स से इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पे नहीं शिफ्ट होएंगे तो देश के हित की डिसीजन होनी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा तो यही है कि हर स्टेट में काम करना, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट से मिलना और जहाँ तक पॉसिबल हो उनको समझाना कि भाई देश के हित में किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। आपका फोकस किन किन बातों पर रहेगा मेजर तौर पर? अगर हम 2-3 बड़े आपके एजेंडे की बात करें तो कौन कौन से रहेंगे? देखिए, कुछ तो पुराने एजेंडा है। मतलब सबसे बड़ा एजेंडा मेरे ख्याल में तो जीएसटी है। मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया टैक्स रिफॉर्म आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स रिफॉर्म वही है। और जीएसटी से मैं समझता हूँ नंबर 1, एक तो डिस्क्रेशनरी जो पावर्स होते हैं रेट फिक्स करने के वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो डिस्क्रेशन जहाँ रिड्यूस होता है उतना ही गवर्नेंस बेटर होता है। दूसरा, जीएसटी सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो यदि किसी में भी चेन को ब्रेक किया तो चेन के आगे वाला जो टैक्स पेयर है उसको सारा भुगतान करना पड़ता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव होता है। और तीसरा कि जीएसटी ट्रांसपेरेंट है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आज के दिन डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम रिफंड्स करते हैं, लेकिन जीएसटी का रिफंड ट्रांसपेरेंट है बिकॉज एक रेट है, ट्रांसपेरेंट टैक्स है, वैल्यू एडेड है। तो एक्सपोर्ट ऑफ टैक्स भी जीएसटी के कारण बंद हो जाएगा। और स्टेट्स में जो दूसरे छोटे छोटे टैक्सेस लगते हैं वो सब अंडर जीएसटी अम्ब्रेला आ जाएगा। मैं समझता हूँ जी कि सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म तो जीएसटी। दूसरा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो अब उसमें कुछ हम लोग के सुझाव हैं कि चेंजेस होने चाहिए, लेकिन उसका जो फंडामेंटल्स है कि रैशनलाइजेशन और सेम प्रिंसिपल कि डिस्क्रेशन कम होना चाहिए।
तो यदि सिंप्लीफिकेशन हो, रैशनलाइजेशन हो, और जिस कोई सेक्टर्स स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो हैं वो रिड्यूस हो, दिस इज सेकेंड। तीसरा कि इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेशन मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आज हाई इंटरेस्ट रेट के कारण सफ़र कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट स्टिमुलस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टिमुलस के लिए हम लोगों ने अपने बजट मेमोरेंडम में 4 सुझाव दिए। एक कि जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है उसका रेट बहुत हाई हो गया है, जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन जो होना चाहिए कंपनीज का री इन्वेस्टमेंट के लिए वो रिड्यूस हो गया। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को कम किया जाए, और स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जहाँ की गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडे देना चाहती है वहाँ पर भी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगा रखा है, उस पर हटा देनी चाहिए। सेकेंड, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो भी बहुत हाई है, और वो हर स्टेज में जब एक कंपनी दूसरे को डिविडेंड देती है और दूसरे इंडिविजुअल को देती है तो वो हर स्टेज पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, एक्सेप्ट एक ही स्टेज पे छूट है कि 100% मतलब सब्सिडरी कंपनी यदि जी पेरेंट कंपनी को देती है तब उस स्टेज पे एक ही बार टैक्स लगता है। लेकिन यदि मल्टीपल कंपनी स्ट्रक्चर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो हम लोग कहते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो पास थ्रू होना चाहिए। तीसरा कि पहले इन्वेस्टमेंट अलाउंस किसी ज़माने में हुआ करता था जी, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस को री इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट्स स्टिमुलेट हो, और जो सप्लाई साइड के प्रॉब्लम्स जो आज न भी दिखते हो 2 साल बाद ज़्यादा दिखेंगे तो उनको अवॉइड करने के लिए। और चौथा कि डिप्रिसिएशन के रेट्स जो है उनको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें ऐसे भी सेंस है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी बदलती है कि मशीनों को भी जल्दी बदलना पड़ता है। तो डिप्रिसिएशन के रेट्स रिवाइज यदि हो तो उससे एक तो मॉडर्नाइजेशन होगा और दूसरा कैश अवेलेबिलिटी कंपनियों के पास बढ़ेगा इन ऑर्डर टू अलाउ दैट मॉडर्नाइजेशन। कानोरी साहब, आप लंबे समय से उद्योग संगठनों से जुड़े रहे हैं और फिक्की जैसे बड़े संगठन को लीड भी कर रहे हैं। 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कहां पर पहुंचने की आप व्यक्तिगत तौर पर उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं एक ये कोटेशन होता है कि यू शुड बिल्ड कासल्स इन द एयर एंड देन स्टार्ट पुटिंग फाउंडेशंस अंडर देम। तो जहाँ तक भारत की तरक्की का सवाल है, मेरे हिसाब से यदि हम लोग के राइट पॉलिसीज़ हों तो यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरशिप है, इतने दिमागी लोग हैं, और हमारे हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है कुछ इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड क्लास है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो भारत है वो डेफिनेटली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड ज़रूर बन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कृषि विकास की दर काफ़ी धीमी है। भी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो कृषि विकास की दर को और तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। फिक्की का क्या रोल होगा इस पर? हम लोग एग्रीकल्चर के लिए 4 नए टास्क फोर्स बना रहे हैं फिक्की के अंदर, जिनमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के पॉलिसी चेंजेस की दरकार है, चाहे वो पॉलिसीज़ ऑन लैंड हो, चाहे वो पॉलिसीज़ ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। कृषि में हम एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड कर रहे हैं, पोल्ट्री भी इंक्लूड कर रहे हैं, फिर लॉजिस्टिक्स जो कि आज पोस्ट हार्वेस्ट अपने 35 से 40% जो भी बनाते हैं फूड ग्रेन या फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड चेन नहीं है, क्योंकि रोड नेटवर्क नहीं है, क्योंकि स्टोरेज नेटवर्क्स नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ इतना। तो उसके ऊपर कंप्लीट कंसंट्रेशन फिक्की जो है एग्रीकल्चर एजेंडा को अपना हाई प्रायोरिटी पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिक्की के अंदर। हर साल जब सरकार आम बजट पेश करती है तो देश के प्रमुख उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों से भी विचार विमर्श किया जाता है।
इस साल के आम बजट के लिए आप लोगों की वित्त मंत्री से क्या प्रमुख मांग होगी? एक तो मैंने ऑलरेडी कहा कि इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेशन दिया जाए। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि भाई आप टैक्स रेट्स को बढ़ाइए मत, क्योंकि उससे नुकसान होगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी कहा है कि आपको घटाने की भी दरकार नहीं है। फिर ये कहा है हम लोगों ने कि आपकी फिस्कल डेफिसिट, जो कि मैं समझता हूँ 6 से 7% के बीच तक हो सकती है, तो और एक्सपेंडिचर भी घट नहीं रहा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का भी सोर्स कम हो रहा है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। और जो जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का जो एजेंडा है वो कई सालों से बैक बर्नर पे चला गया है, तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को वापस क्यों ना सोचा जाए और क्यों ना रीइंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि यदि रेवेन्यूज़ नॉर्मल टैक्सेशन से नहीं आएंगे तो वो नॉन टैक्सेशन रूट से आने की दरकार है। और डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सिर्फ रुपए के लिए नहीं, लेकिन एक कल्चर बदलने के लिए भी। कांग्रेस अब देश भर में जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें प्रशिक्षित मैन पावर्स की बड़ी कमी है। प्राइम मिनिस्टर भी कई बार इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन कुछ ठोस समाधान इसका नहीं निकल पा रहा है, क्यों? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये नरेगा स्कीम है, ये एक तरफ तो अच्छा है कि जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उनको गरीब है, उनको कुछ ना कुछ इनकम होना चाहिए। बट मैं समझता हूँ कि ये मिसयूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। इसका स्पिरिट बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के इस तरह के कारण मिसयूज़ हो रहा है, और उसके कारण आज के दिन लेबर शॉर्टेज हर इंडस्ट्री में है। और देखिए, मैं तो एक आपको बताता हूँ कि जूट इंडस्ट्री चलाता हूँ। अब जूट इंडस्ट्री में मेरी मिल में 5000 आदमी हैं, लेकिन किसी किसी दिन 700 से 1000 आदमियों की शॉर्टेज होती है। और मैं अपने मुझे 38 बरस हो गए जूट इंडस्ट्री में, मैं कभी भी लेबर शॉर्टेज इस तरह का कभी नहीं विटनेस किया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो नरेगा इशू है, दूसरा स्किल्स का प्रॉब्लम है। तो स्किल्स के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ने मिस्टर रामदुराई के अंडर एक स्किल्स काउंसिल बनाया है, और स्किल्स काउंसिल के अंडर कई संस्थाएं, उसमें एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी है, और फिक्की की तरफ से मैं ही उसके बोर्ड पे खुद ही हूँ। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का टारगेट है कि वो 150 मिलियन लोगों को स्किल करेंगे अलग अलग स्किल्स में, और 2020 तक जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन से और इंडस्ट्री के साथ, ताकि जिस स्किल की दरकार हो वही स्किल के लोग भी तैयार हो सकें। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ही क्रिटिकल इशू है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को नरेगा के ऊपर भी कुछ सोच विचार करना चाहिए कि कैसे उसको जुडिशियसली इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहे हैं वो ना हो। हर तरफ जातिवाद का बोलबाला है। प्राइवेट सेक्टर में भी SC/ST के कोटे की मांग होती है कि नियुक्तियों में कंपनियां जो है SC/ST के लोगों को तरजीह दें। DIPP ने भी इस तरह का सुझाव दिया है, आपकी राय क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा ये विश्वास किया हूँ कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ ह्यूमन बीइंग। एक आदमी, मतलब उसको आप जितना अलग करेंगे उतना ही वो अलग अपने आप को समझेगा। मैं समझता हूँ कि ये जातिवाद पे ना हो के इनकम के ऊपर होना चाहिए। मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके इनकम्स नहीं हैं, उनको कैसे बढ़ावा मिले, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। अपने कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एथनिसिटी, इस पे यदि देश को डिवाइड कर देंगे तो ये देश कोई इंडिया थोड़ी रह सकता है। सेक्युलर कंट्री है, इंडिया में हर एक रकम के लोग आपस में मेल जोल में रहते हैं। उनको आप यदि कॉन्शियस कर दें कि भाई वो नहीं, आप अलग हैं, आपके बगल में जो
आपके साथी हैं वो अलग है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई लॉन्ग टर्म अच्छी चीज़ है। तल्ख हकीकत आपने कही। बहरहाल फिक्की, एसोचैम और सीआईआई जैसे जो बड़े औद्योगिक संगठन हैं, इनके ऊपर कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि ये बड़े औद्योगिक घरानों की हितों की लड़ाई लड़ते हैं, न कि छोटे व्यापारियों के हितों की। क्या राय रखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि हम लोग मतलब एसएमईज़ के बारे में उतनी ही चर्चा करते हैं जितने बड़े उद्योगों की करते हैं। और फिक्की में एक सेपरेट एसएमई कमेटी भी है और एसएमईज़ को हम लोग फुल्ली सपोर्ट करते हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम, चाहे वो गवर्नमेंट के पास ले जाने हो चाहे बड़े उद्योगों के पास ले जाने हो, क्योंकि बहुत सारी एसएमईज़ हैं जो बड़े उद्योग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब वो उन्हीं को सप्लाई करते हैं, उन्हीं से उनका पैसा आता है। यदि इसमें आप ब्रॉडर मुद्दा सोचें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने रिकवरी जो लॉज हैं उनको ठीक करने की दरकार है। अपने जो सिविल केसेस होते हैं रिकवरी के, वो कोर्ट्स में 10-10, 20-20 साल तक चलते रहते हैं। उसमें सबसे बेसी सफ़र करने वाले छोटे उद्योग ही होते हैं। छोटे छोटे उद्योग समूह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिक्की से जुड़ें, इसको लेकर अगले 1 साल में आपकी रणनीति क्या होगी आपके अपने कार्यकाल के दौरान? असल में हम लोग इस तरह का सोच रहे हैं फिक्की में कि एक अलग कैटेगरी के मेंबरशिप भी क्रिएट करें जो कि स्टेट लेवल पे हम लोग काम कर पाए। और स्टेट लेवल पे ज़्यादातर छोटे या मीडियम सेक्टर के उद्योग, उनके एक स्पेशल सेट ऑफ सर्विसेज बना के हम लोग उनको ऑफ़र करें और उन्हीं का एक अलग कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप क्रिएट करें ताकि ज़्यादा एसएमईज़ फिक्की के मेंबरशिप को अफोर्ड कर सकें, ले सकें। लेकिन कई राज्यों में फिक्की की भूमिका बहुत प्रभावी नहीं है, खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में। अब देखिए, जैसे जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर तो प्रभावशाली भूमिका में फिक्की है, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर तो मजबूत भूमिका में है। लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में नहीं है, यहाँ तक कि कार्यालय तक नहीं है फिक्की के। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो फिक्की के स्ट्रक्चर को समझने की दरकार है। फिक्की का फेडरल स्ट्रक्चर है, हम लोग डिपेंडेंट हैं लोकल चैम्बर्स और लोकल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो हमारे मेंबर्स हैं उनके ऊपर। तो कुछ जगह हम लोग अपने ऑफिस से डायरेक्ट प्लस चैम्बर्स के साथ काम करते हैं और कुछ ऑफिस में हम लोग सिर्फ चैम्बर के साथ काम करते हैं। और ये ज़रूर है कि उत्तर भारत में है एक स्ट्रॉन्ग चैम्बर, पीएचडी चैम्बर, जो कि अच्छा काम करती है उत्तर भारत में, और हम लोग उनके संग भी बहुत काम करते हैं। लेकिन फिक्की अपना प्रेजेंस दूसरे स्टेटों में बढ़ाना चाहती है और फिजिकल प्रेजेंस ना भी बढ़ाए यदि, तो एटलीस्ट इंटरेक्शन और बोलबाला तो बढ़ाना चाहिए। हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि फिक्की का मतलब क्या है और किस तरह काम करता है। तो फिक्की का देखिए, फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें हमारे कोई 300 चेम्बर्स हैं जो कि मेंबर हैं। तो चाहे वो इंडियन केमिकल काउंसिल आईसीसी, चाहे कॉटन इंडस्ट्रीज सिटी है, वो आजकल उसका फुल नेम क्या है, पहले वो इंडियन कॉटन मिल फेडरेशन बोला करते थे उसको, या इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता है, या मद्रास चैम्बर ऑफ, साउथ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो इस तरह ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हमारे मेंबर्स हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिक्की जो है वो 1 लाख से ज़्यादा बिजनेसेस को केटर करती है। और उसमें छोटे चैम्बर्स भी हैं, बड़े चैम्बर्स भी हैं, उसमें एसोसिएशंस भी हैं जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस, कुछ छोटे छोटे एसोसिएशन भी हैं जी, मतलब शॉप ओनर्स एसोसिएशंस भी कुछ हैं, कोई हर रकम के लोग हैं इसमें। और हालांकि फिक्की का जब जो स्टेचर है वो एट ए हायर लेवल है, ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग के ऊपर है, नीति के ऊपर है। मतलब छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई कोई ऑफिसर से प्रॉब्लम है या कोई, तो उस तरह के मतलब छोटे चैम्बर्स जो हमारे मेंबर्स हैं वो अपने मेंबर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन दिनों एफडीआई का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा है, आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि एफडीआई इन डिटेल जिसमें फूड स्टोर्स एंड चेन्स खुलेंगे, उससे एग्रीकल्चरिस्ट को जो फ़ायदा होगा, तो मैं तो एफडीआई इन डिटेल को बहुत सपोर्ट करता हूँ और मेरे हिसाब से एफडीआई इन डिटेल आना चाहिए।
और मैं ये नहीं बिलीव करता हूँ कि इसके कारण कोई छोटे दुकानें या छोटे ट्रेडर्स को बहुत कि उनके बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई आज बड़े बड़े वॉलमार्ट्स या कारफूर या इस तरह के दुकान कोई शहर के अंदर खुलेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि बल्कि जो छोटे दुकान वाले हैं वो इन बड़े दुकानों से खरीद के, और एक जो चेन है वो एफिशिएंट चेन बन सकता है जिसमें वेस्टेजेस कम होंगी, जिसमें कॉस्ट रिडक्शन होगा, जिसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा और किसानों को ट्रूली फ़ायदा होगा। तो मैं तो FDI एंड रिटेल को सपोर्ट करता हूँ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब भी विदेश की यात्राओं पर जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उनके साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होता है, फिक्की, एसोचैम, CII से जुड़े भी सदस्य होते हैं। ऐसी यात्राओं का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जब भी हम लोग सोचिए कि इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ या कॉमर्स मिनिस्टर के साथ या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जाते हैं तो जो हमारे काउंटर पार्ट बिजनेस वाले लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में आते हैं हमसे मिलने, क्योंकि उनके दो ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं उसमें। एक तो कि वो अपने व्यापारी दोस्तों से मिल सकते हैं तो नेटवर्किंग, और दूसरा यदि किसी तरह की उनकी पॉलिसी के प्रॉब्लम्स हों तो वो पॉलिटिकल प्रेजेंस के कारण पॉलिसी प्रॉब्लम्स भी एड्रेस हो सकती हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जिसमें जॉइंट गवर्नमेंट और बिजनेस साथ में जाए, उससे एक तो सॉलिडारिटी डिस्प्ले होता है और एक कॉमन थिंकिंग पॉलिसी के ऊपर होता है। और जब हमारे साथ कोई मंत्री जाते हैं और वो दूसरे बाहर के व्यापारियों के सुझाव या विचार सुनते हैं तो उनके भी माइंड में वो जो एक पॉलिसी चेंज, पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर संशोधन करना या परिवर्तन करना, ये सब उनके मन में उस तरह के विचार चलते रहते हैं जो है वो चलते हैं, तो उससे फ़ायदा बहुत होता है। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे देशों में जब भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मंत्री के साथ कोई बिजनेस डेलीगेशन जाता है तो वो उनके साथ ही एक ही प्लेन में एक ही साथ जाते हैं, और हर एक जो पॉलिटिकल लीडर दूसरे देश के हैं वो बिजनेस का कॉज को हमेशा बढ़ावा देते हैं। वाटर कंजर्वेशन, जल के संरक्षण पर फिक्की का कोई फ्यूचर प्लान? देखिए, उसके लिए हमें एक स्पेशल कमेटी है जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नैना लाल किदवई है, वो स्पेशली पानी के ऊपर एक कमेटी बना रखे हैं हम, और वो एक्चुअली मिशन है, वो कमेटी भी नहीं है, उसको हम फिक्की वाटर मिशन कहते हैं। तो उसमें इंडस्ट्रीज़ को सेंसिटाइज करना, लोगों को सेंसिटाइज करना कि भाई कैसे पानी को कंजर्व किया जाए, क्योंकि पानी, फ्रेश वाटर ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही परख के यूज़ करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो फ्यूचर में ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो ऑयल एंड पेट्रोल पे नहीं होंगे, वो वाटर पे होंगे। आपके कार्यकाल में फिक्की सोशल एक्टिविटीज़ में कितना एक्टिव रहेगा? हमारी एक सोशल फाउंडेशन है जो सपोर्टेड बाय आदित्य बिरला ग्रुप, और उस पर हम ऑलरेडी काफ़ी काम करते हैं। और देखिए, सोशल काम जो है वो फिक्की अपने मेंबर्स के थ्रू ही कर सकती है, तो मेंबर्स को जितना हेल्प कर सके। और ये जो आदित्य बिरला सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्की के अंदर ही है, हमारे इसके ऑफिस नीचे भी फिक्की के बिल्डिंग में है, तो वो कॉर्पोरेट्स को हेल्प करती है कि भाई किस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए, किस एरिया के क्या नीड्स हैं, कोई एरिया में पानी की कमी है, उनको वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई जगह स्किल्स की कमी है तो उनको इनकम जनरेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, कोई जगह प्लांटेशंस के प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सीड्स दें या कोई रकम के। तो इस तरह जितने भी सोशल प्रोग्राम्स हैं वो फिक्की के मेंबरशिप के थ्रू ही हो सकते हैं, और फिक्की उसके ऊपर कैटलिटिक रोल प्ले करती है। आप कानोरिया केमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD भी हैं। आपके समूह की कंपनियां किन किन देशों में हैं? कानोरिया केमिकल्स के कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो तो इंडिया में भी है और वर्ल्ड में भी है, और आजकल जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड है। तो किन देशों में है ऐसे तो कई देशों में है। हमारे कंपटीशन चाइना से है,
यूरोपियन कंपनी से भी है, ताइवानीज कंपनीज, जापानीज, और यूएस साउथ अमेरिका में भी कंपनीज है, लेकिन बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट वहाँ से ज़्यादा है, इसलिए हमारे रियल कंपटीशन जो है वो जितना मैं देश बोला हूँ मोटा मोटी उतने देशों से ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद कनौरिया साहब दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए अपने व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे फिक्की के अध्यक्ष आरवी कानोरिया जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।